जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड का जनजातीय शासन व्यवस्था देखने वाले हैं। और ये वाला चैप्टर जो है आपके एग्जाम के सिलेबस में शामिल है, साथ ही एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बेहद खास है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि यूट्यूब में जो है झारखंड का जनजातीय शासन व्यवस्था से संबंधित क्लास जो है कम ही आपको देखने को मिलेंगे। और अगर कहीं इक्का दुक्का मिलेगा तो भी उसमें जो है विस्तार पूर्वक नहीं समझाया गया है। हम खुद यूट्यूब में क्लास देख चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम झारखंड के जनजातीय शासन व्यवस्था से संबंधित विस्तार में बताएंगे और बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाना है। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर बताएंगे ही, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी बताएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग झारखंड के जनजातीय शासन व्यवस्था से संबंधित इस पाठ में सबसे पहले मुंडाओं की शासन व्यवस्था देखने वाले हैं। बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाएंगे और ऐसा समझाएंगे कि आपको जो है अधिक दिनों तक याद रहेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडाओं का निवास स्थान किस क्षेत्र में है। पहला रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा सिंहभूम, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुंडा जनजाति जो है झारखंड के लगभग सभी जिलों में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और धनबाद जिला में जो है इनकी जनसंख्या सबसे अधिक देखी जाती है। किनकी? मुंडाओं की। अब मुंडाओं का जिक्र आया तो मुंडा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो मुंडाओं के द्वारा जो है मुंडारी भाषा बोली जाती है। कौन सी? मुंडारी भाषा। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, झारखंड में कितनी जनसंख्या है? झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। ये क्या है? झारखंड की कुल जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। इसमें अगर आदिवासी जनसंख्या की बात करेंगे तो कितना है? 86,45,42। ये क्या है? आदिवासियों की जनसंख्या है। अब ये जो आदिवासियों की जनसंख्या है 86,45,42, इसमें मुंडाओं की जनसंख्या कितना है? तो मुंडाओं की जनसंख्या जो है लगभग 12,29,000। कितना है? 12,29,000 है। इतना आपको याद रखना है, जिसको अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 14.56%। ठीक है। तो झारखंड की जो कुल आदिवासी जनसंख्या है उसमें मुंडाओं की जनसंख्या कितनी है? तो 12.29 लाख है, जो कि प्रतिशत में 14.56% हो जाता है। और ये जनसंख्या की दृष्टि से जो है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये भी आपको याद रखना है। और हम लोग मुंडाओं के बारे में क्या जान सकते हैं? अच्छा, ये चीज़ जान सकते हैं कि मुंडाओं का जो सर्व प्रमुख देवता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सिंहबोंगा के नाम से जाना जाता है। और सिंहबोंगा जो है वो भगवान सूर्य का प्रतीक है। किसका? भगवान सूर्य का प्रतीक है। साथ ही मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल को क्या कहते हैं? तो सरहुल को बा पर्व के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? बा पर्व। इसके अलावा मुंडा जनजाति का जो युवा गिरी होता है उसे ये लोग क्या कहते हैं? तो उसे ये गीती ओड़ा कह के पुकारते हैं। तो मुंडा जनजाति के बारे में कम से कम इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मुंडाओं के शासन व्यवस्था में किस प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता है। पहला है सामाजिक, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है आपराधिक, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। मुंडा समाज को संगठित और सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राचीन काल से ही एक पारंपरिक शासन व्यवस्था रही है, जिसे मुंडा शासन व्यवस्था कहा करते हैं। और मुंडा शासन व्यवस्था अपने समाज में घटित सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आपराधिक सभी मामलों का निपटारा करती है। तो क्या हो जाएगा आपका? इसमें इनमें सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। पहला है महतो, दूसरा है मांझी, तीसरा है मुंडा, चौथा है मानकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंडा हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा? मुंडा। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मुंडा होता है और यह गांव के प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक कार्यों का दायित्व भी लेता है। यह गांव की बैठक की अध्यक्षता भी करता है। इतना याद रखना है। तो गांव का प्रधान क्या कहलाता है? मुंडा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में कितने पड़हों में एक राजा होता है? पहला है 12 पढ़ा, दूसरा है 20, तीसरा है 22, चौथा है 32। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 पढ़ा। गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा कहा जाता है। और 12 से 20 गांव के समूह को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा कहा जाता है। ठीक है, और इसके प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा राजा कहा जाता है। और 22 पढ़ाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो राजा कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो 22 पढ़ाओं में एक राजा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। उससे पहले आप समझ गए ना कि गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। और 12 से 20 गांव के समूह को क्या कहा जाता है? तो एक पढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पढ़ा। और पढ़ा के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा के प्रधान को पढ़ा राजा कहा जाता है। ये हम आपको बता रहे हैं। और 22 पढ़ा, ठीक है, 22 पढ़ा के समूह के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो राजा कहा जाता है। इतना क्लियर है? अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक के आप लोग समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पढ़ा राजा के कामों में सहयोग के लिए कौन होता है? पहला है मुंडा, दूसरा है मानकी, तीसरा है ठाकुर, चौथा है घटवार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठाकुर। पढ़ा राजा के कार्यों में सहयोग के लिए एक ठाकुर होता है, जिसे सहायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे सहायक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दीवान किसका मंत्री होता है? पहला है राजा, दूसरा है पढ़ा राजा, तीसरा है मुंडा, चौथा है मानकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा राजा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पढ़ा राजा। तो दीवान जो है पढ़ा राजा का मंत्री होता है। और दीवान 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाता है आपका गढ़ दीवान। क्या होता है? गढ़ दीवान। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा जो हो जाएगा आपका राज दीवान। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दीवान जो है पढ़ा राजा का मंत्री होता है। और दीवान 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गढ़ दीवान और एक होता है राज दीवान। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ये एक प्रकार के वकील के समान होते हैं और यह सभा में बहस करने का काम करते हैं। तो यह कथन जो है किसके लिए कहा गया है? पहला है पाहन, दूसरा है लाल, तीसरा है मांझी, चौथा है महतो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल के लिए ये शब्द कहा गया है। यानी कि लाल क्या होते हैं? ये एक प्रकार के वकील के समान होते हैं और यह सभा में बहस करने का काम भी करते हैं। इतना याद रखना है। और लाल जो है, लाल भी कितने प्रकार के होते हैं? तो लाल भी 3 प्रकार के होते हैं। और ये कौन कौन? तो तीनों का आपको बताते हैं। एक होता है आपका बड़लाल। क्या होता है? एक हो जाता है आपका बड़लाल। और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा हो जाता है मझलाल। क्या हो जाता है? मझलाल। और तीसरा क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है छोटे लाल। क्या हो जाता है तीसरा? तीसरा हो जाता है छोटे लाल। तो इस तरह से जो है लाल भी 3 प्रकार के होते हैं, बड़लाल, मझलाल और छोटे लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से कौन पुजारी पाहन की सहायता करता है? पहला है महतो, दूसरा है पुरोहित, तीसरा है मुंडा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महतो करता है। ठीक है, महतो पुजारी पाहन की सहायता करता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? पहला है घटवार, दूसरा है मांझी, तीसरा है पुरोहित, चौथा है पुजारी पाहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुरोहित करता है। कौन करता है? पुरोहित। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है, जो जाति या गोत्र के विरुद्ध होता है, तब उसे दंड मिलने के बाद शुद्धिकरण के पश्चात ही उसे समाज में दोबारा मिलाया जाता है। और ये शुद्धिकरण का काम कौन करता है? तो पुरोहित करता है। इतना समझना है। जब अशुद्ध हो जाता है तबे ना शुद्ध किया जाएगा, तो शुद्ध करने का काम पुरोहित करता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में सभा में हाथ पैर धुलाने का कार्य कौन करता है? पहला घटवार, दूसरा है पुरोहित, तीसरा है महतो, चौथा है चावर डोलाइट। जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चावर डोलाइट का काम है हाथ पैर धुलाने का। सभा में हाथ पैर धुलाने का काम चावर डोलाइट करता है। घटवार दंड में मिले सामग्री को बांटता है और दंड की सामग्री या तो रुपये पैसे इन्हीं के जिम्मे होता है, और पुरोहित जो है दंड मिले व्यक्ति को शुद्धिकरण का काम करता है। ठीक है, सभा में चूना तंबाकू बांटने वाला व्यक्ति कौन होता है? तो पान खवास होता है। तो ये सब भी को भी जो है एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और 11 क्वेश्चन देखने से पहले अब हम लोग क्या देखेंगे? तो अब हम लोग देखेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। क्या देखने वाले हैं? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन किस जनजाति में पाई जाती है? पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा है मुंडा और चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उरांव जनजाति। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव जनजाति में पाया जाता है, इतना याद रखना है। अब उरांव जनजाति की बात आया है तो आपको बता दें, उरांव जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल के बाद यह क्या है? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और उरांव लोगों के द्वारा जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उरांव लोगों के द्वारा कुड़ुक भाषा बोली जाती है। इसलिए जो है उरांव लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना भी पसंद करते हैं। और कुड़ुक का मतलब क्या हो जाता है? तो कुड़ुक का मतलब मनुष्य या मानव होता है। अब कुड़ुक भाषा को जो है लिखने के लिए कौन सी भाषा का, कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो तोलोंग सिकी। तोलोंग सिकी लिपि के द्वारा जो है कुड़ुक भाषा को लिखा जाता है। और ये तोलोंग सिकी लिपि है, इसका आविष्कार जो है नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नारायण उरांव के द्वारा इस लिपि का आविष्कार किया गया है, इतना याद रखना है। और कुड़ुक जो भाषा है वो जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। और उरांव को जो है, उरांव का जो है सर्वप्रमुख त्यौहार की बात करेंगे तो कौन सा त्यौहार है? सरहुल है। लेकिन ये लोग सरहुल को सरहुल नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं? तो खद्दी के नाम से पुकारते हैं। और सरहुल में जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है, इतना याद रखना है। उरांव जनजाति के जो सर्वप्रमुख देवता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे धर्मेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धर्मेश। और धर्मेश जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, इतना याद रखना है। उरांव जनजाति में जो युवागिरी होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे धूमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया कहा जाता है। तो उरांव जनजाति के बारे में जो है ये सब बात आपको जानना होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करते हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 स्तर पर कार्य करते हैं। एक तो आपका हो जाएगा क्या? एक हो जाएगा आपका गांव पंचायत। क्या हो जाएगा? एक गांव पंचायत। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत। ठीक है, 2 स्तर पर काम करते हैं, एक गांव पंचायत और दूसरा पढ़ा पंचायत, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतों को अपने जीविका के लिए जमीन दिया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? पहला है महतवई खेत, दूसरा है भंडारगिरी खेत, तीसरा है पहनई खेत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महतवई खेत कहा जाता है। देखिए पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो गांव के प्रमुख को महतो कहा जाता है। ठीक है, और महतो के जीविका के लिए जमीन दी जाती है जिसे महतवई खेत कहा जाता है, और यह खेत उत्तराधिकार के आधार पर मिलता है, इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए महतवई खेत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन गांव का पुजारी होता है? पहला है पाहन, दूसरा है पांडई, तीसरा है पुरोहित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, पाहन होता है। कौन होता है? पाहन। पाहन जो है गांव का क्या होता है? पुजारी होता है, जिसका कार्यकाल जो है 3 वर्षों के लिए होता है, जिसका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। और 3 वर्ष के समाप्ति के बाद सरहुल के दिन, ठीक है, सरहुल के दिन जो है नए पाहन का चुनाव किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। चलिए तो गांव का पुजारी पाहन होता है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के पुजारी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहला 1 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष, चौथा है 4 वर्ष। तो इसका उत्तर तो हम अभी ही बता दें, फिर भी बताते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गाँव का पुजारी पाहन होता है और पाहन का जो है कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। ठीक है, कितना? तो 3 वर्षों का होता है। और प्रत्येक 3 वर्ष के समाप्ति के बाद जो है सरहुल के दिन जो है नए पाहन की नियुक्ति की जाती है या नया चुनाव किया जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में भंडारी का क्या काम होता है? पहला है शुद्धिकरण, दूसरा है दंड में मिले सामग्री को बांटना, तीसरा है संदेश वाहक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संदेश वाहक होता है। भंडारी क्या होता है? तो संदेश वाहक होता है। इतना आपको याद रखना है। जिस गांव में राजा का भंडार होता है उस गांव के प्रभारी भी भंडारी ही होता है। ठीक है, और उसे जीविका के लिए एक जमीन दिया जाता है, उसे भंडारगिरी खेत भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। तो देखिए इसमें और थोड़ा समझिए। भंडारी क्या होता है? संदेश वाहक होता है। साथ ही जिस गांव में राजा का भंडार होता है उस गांव के प्रभारी भी कौन होता है? तो भंडारी ही होता है। ठीक है, और आपको बता दें कि भंडारी को जो है उसके जीवन यापन के लिए खेत दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे भंडारगिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंडारगिरी खेत। ठीक है, भंडारगिरी खेत। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कितने गांव को मिलाकर पढ़ा पंचायत का गठन होता है? पहला है 9 से 12 गांव, दूसरा 15 से 20 गांव, तीसरा है 12 से 22 गांव, चौथा है 20 से 25 गांव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 9 से 12 गाँव को मिला के जो है पढ़ा पंचायत का गठन होता है। इतना याद रखना है। जिसका प्रमुख कौन होता है? तो जिसका प्रमुख पढ़ा राजा होता है। जिसका प्रमुख पढ़ा राजा होता है। ध्यान दीजिएगा, 9 से 12 गांव को मिला के जो है पढ़ा पंचायत का निर्माण होता है और इसका प्रमुख कौन होता है? तो पढ़ा राजा होता है। और पढ़ा राजा पढ़ा का प्रधान होता है और पंचायत की बैठकों का जो है अध्यक्षता भी यही करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 9 से 12 गांव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पढ़ा राजा के सहायक कौन होता है? पहला है पाहन, दूसरा है दीवान, तीसरा है मुंडा, चौथा है महतो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दीवान होता है। कौन होता है? दीवान। पढ़ा राजा का सहायक जो है दीवान होता है। और मंत्री पढ़ा राजा का परामर्शी होता है और कोटवार जो है आपका क्या होता है? कोटवार पढ़ा राजा का संदेश वाहक होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पढ़ा शासन व्यवस्था में संदेश वाहक का कार्य कौन करता है? पहला है भंडारी, दूसरा है कोटवार, तीसरा है पुरोहित, चौथा है चौकीदार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, कोटवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोटवार हो जाएगा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 प्रकार के संदेश वाहक होते हैं। ठीक है, गांव पंचायत स्तर पर संदेश वाहक का काम कौन करता है? तो आपका भंडारी करता है। तभी हम पहले ही बताए थे, ये जो है आपका गांव पंचायत स्तर पर काम करता है। जबकि पढ़ा पंचायत स्तर पर संदेश वाहक का काम कौन करेगा? तो कोटवार करेगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। ये भंडारी होता है आपका पंचायत स्तर का और ये जो होता है कोटवार जो होता है आपका पढ़ा पंचायत के के स्तर पर होता है। ठीक है, चलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पढ़ा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत स्तर पर बैठकों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है? पहला है पैन भरा, दूसरा है कोटवार, तीसरा है भंडारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पैन भरा, यानी कि पानी भरने वाला को पैन भरा कहते हैं, वही है। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत स्तर पर पैन भरा का काम बैठकों के लिए खाने और पीने की व्यवस्था करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन अपीलीय न्यायालय की तरह कार्य करता है? पहला है गांव पंचायत, दूसरा है पढ़ा पंचायत, तीसरा है राजा, चौथा है महतो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा पंचायत। क्या हो जाएगा? पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत अपीलीय न्याय की तरह कार्य
करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और 22 देखने से पहले क्या आ गया है, तो अब हम लोग देखेंगे मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखेंगे मानकी मुंडा शासन व्यवस्था और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था झारखंड के किन जिलों में प्रचलित नहीं है। पहला है सिमडेगा, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है सरायकेला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिमडेगा जिला में जो है मानकी मुंडा शासन व्यवस्था प्रचलित नहीं है और ये बाकी तीनों जिला में प्रचलित है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला जिला में जो है ये आपका मानकी मुंडा शासन व्यवस्था स्थापित है। इतना याद रखना है। अब सिमडेगा का बात आया है तो सिमडेगा को बता दें ये बना है आपका 2001 में जिला बना है। किससे अलग होके, तो गुमला जिला से अलग करके इसका निर्माण किया गया है। और सिमडेगा में ही आपका क्या है, तो राम रेखा धाम है। क्या है, राम रेखा धाम है। और राम रेखा धाम में ही आपका राम रेखा मेला भी लगता है। साथ ही आपको बता दें कि सिमडेगा में क्या है, तो सिमडेगा में जो है आपका गांधी मेला भी लगता है। क्या लगता है, गांधी मेला भी लगता है। इतना आपको जो है सिमडेगा के बारे में याद रखना होगा। ठीक है, तो सिमडेगा में जो है आपका मानकी मुंडा शासन व्यवस्था नहीं चलता है। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति में पाया जाता है। पहला है उरांव, दूसरा है मुंडा, तीसरा है संथाल और चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हो जनजाति के शासन व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। इतना याद रखना है। और हो जनजाति जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से जो है चौथी बड़ी जनजाति, क्या है, चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। और हो जनजाति का एक अलग भाषा है जो हो भाषा के रूप में विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में पीड़ के प्रधान मानकी को सरकार द्वारा कितने रुपये प्रति माह भुगतान किया जाता है। पहला है 500 रुपया, दूसरा है 1000 रुपया, तीसरा है 1500 रुपया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1500 रुपया। क्या हो जाएगा, 1500 रुपया। आपको बता दें कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में पीड़ के प्रधान मानकी को जो है आजकल सरकार के द्वारा जो है झारखंड सरकार द्वारा 1500 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में कितने गांव को मिलाकर मुंडाओं के ऊपर एक मानकी होता है। पहला है 12 से 20 गांव, दूसरा है 15 से 20 गांव, तीसरा है 15 से 22 गांव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 से 20 गांव। ठीक है, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में लगभग 15 से 20 गांव को मिलाकर एक पीड़ बनता है। क्या बनता है, एक पीड़ बनता है, जिसका प्रधान क्या होता है, तो जिसका प्रधान मानकी होता है। क्या होता है, मानकी होता है। ये सब आपको याद रखना है। यही सब जो है आपको याद नहीं होता है, इसलिए आप लोग से जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कम से कम इस वीडियो को जो है 2-3 बार रिपीट देखें। उसके बाद जो है आप लोग देखिएगा कि लगभग जो है 80-90% सब चीज़ आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में जब कोई मामला मानकी द्वारा नहीं सुलझाया जाता है तो उसे कहाँ भेजा जाता है। यानी कि मानकी उसको नहीं सुलझा पाता है तो वो कहाँ भेजा जाता है, तो अपने से ऊपर भेजेगा, वही आपको बताना है। पहला कहता है राजा, दूसरा है 3 मानकी, चौथा है पाढ़ा राजा और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 मानकी को भेजा जाता है। ठीक है, जब कोई मामला मानकी द्वारा नहीं सुलझाया जा सके तो 3 मानकी की समिति बनाकर उस पर विचार विमर्श कर मामले को सुलझाया जाता है। एक मानकी नहीं सक रहा है तो क्या हुआ, 3 मानकी उसको सुलझाएंगे और कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा के सहायक कौन होता है। पहला है महतो, दूसरा है तहसीलदार, तीसरा है डकुआ, चौथा है पाहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डाकुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाकुआ। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में डाकुआ मुंडा का सहायक होता है। किसका, मुंडा का सहायक होता है। और डाकुआ के द्वारा ही मुंडा गांव वालों को किसी बैठक या मामले के बारे में सूचित करता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी किसके माध्यम से मुंडाओं द्वारा लिया गया लगान वसूलता है? पहला है डाकुआ, दूसरा है दीवरी, तीसरा है तहसीलदार, चौथा है लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तहसीलदार। ठीक है, तो लगभग जो है 15 से 20 गाँव को मिलाकर क्या बनता है? एक पीड़ बनता है। इतना आपको पता है। जिसका प्रधान क्या होता है? तो जिसका प्रधान मानकी कहलाता है। और मानकी तहसीलदार के माध्यम से ही मुंडाओं के द्वारा जो है लगान या मालगुजारी का वसूल करता है। कौन? मानकी। किसके द्वारा? तो तहसीलदार के द्वारा। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में कौन गांव का सामाजिक तथा धार्मिक पर्व त्योहार में पूजा पाठ करता है और धार्मिक अपराध की आरोपित व्यक्ति को दंड भी देता है? पहला है महतो, दूसरा है तीन मानकी, तीसरा है दीवरी, चौथा है पहान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दीवरी हो जाएगा। तो दीवरी गांव का सामाजिक और धार्मिक पर्व त्योहारों में पूजा पाठ कराता है, साथ ही धार्मिक अपराध के आरोपित व्यक्ति को जो है दंड देने का भी काम करता है। कौन? दीवरी। अब हम लोग देखेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? मांझी परगना शासन व्यवस्था देखने वाले हैं। चलिए और क्वेश्चन नंबर 30 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड के किस प्रमुख जनजातियों में मांझी परगना शासन व्यवस्था पाया जाता है? पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा है मुंडा, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है। और संथाल की बात करेंगे तो संथाल जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा संथाली है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसकी? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार JSSC के अनुसार 1941 में हुआ है। और किसने किया है इसका आविष्कार? तो आपको बता दें, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। किसने? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। और आपको बता दें कि संथाली भाषा को जो है 2003 कब? 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज संथाली भाषा है। ये भी आपको याद रखना है। अब संथाली जनजाति का जो प्रमुख देवता होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सिंहबोंगा कहा जाता है। और सिंहबोंगा जो है ये भी भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। किसका? तो भगवान सूर्य का प्रतीक है। साथ ही आपको बता दें कि संथाल जनजाति का जो युवागिरी होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है। इतना याद रखना है। और हम लोग जानेंगे कि संथाल जनजाति में जो है आपका शादी होता है उसको क्या कहा जाता है? तो शादी को बापला कहा जाता है, बापला। और शादी का सबसे सामान्य रूप जो है संथाल जनजाति में कौन सा है? तो किरिंग बापला है। कौन सा है? किरिंग बापला है। ये भी आपको याद रखना है। अब संथाल जनजाति में जो है एक सबसे बड़ा सामाजिक सजा है जिसको क्या कहा जाता है? तो जिसको बिटलाहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिटलाहा। और बिटलाहा जो है आपका विशेषकर यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर सजा दी जाती है, यानी कि गांव घर से जो है हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। तो बिटलाहा क्या है? समाज, ये संथाल समाज में एक सजा है। इसके अलावा आपको बता दें कि संथालियों के द्वारा जो है सरहुल को क्या कहा जाता है? तो सरहुल को बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? बाहा पर्व कहा जाता है। तो संथाल जनजाति के बारे में जो है इतना कुछ आपको कम से कम जानना ही होगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? पहला है उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा है संथाल परगना, चौथा है पलामू प्रमंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल परगना में। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था वैसे तो झारखंड के विभिन्न भागों में पाया जाता है, लेकिन यह शासन व्यवस्था मुख्य रूप से झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। और संथाल परगना का मुख्यालय क्या है? तो आपका दुमका है। अब यहाँ पर परगना का जिक्र आया है तो आपको बता दें कि जिस समय हमारा झारखंड बना था, कब? तो झारखंड हमारा बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को।
एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। कौन? झारखंड। किससे अलग होके? तो बिहार राज्य से अलग होके। और बिहार का जो है 46% भूभाग काट करके और 18 जिला लेके अलग झारखंड राज्य का हम लोग निर्माण करते हैं। जब झारखंड निर्माण होता है उस समय झारखंड में जो है 4 प्रमंडल पाए जाते हैं। कितने? 4 प्रमंडल। बाद में जो है और एक प्रमंडल का निर्माण होता है। कौन सा प्रमंडल? कोल्हान प्रमंडल का। कब? तो 2003 में। किस प्रमंडल से अलग करके? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके। तो इस तरह से जो है वर्तमान में झारखंड में जो है आपके कितने? तो 5 प्रमंडल हैं। और ये पांचों प्रमंडल कौन कौन से हैं और इनका मुख्यालय क्या है सब बताते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? जिसका मुख्यालय हजारीबाग हो जाएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। संथाल परगना का मुख्यालय दुमका हो जाएगा। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर हो जाएगा। इसके अलावा और एक प्रमंडल आपका छूट गया। कौन सा? तो कोल्हान प्रमंडल। और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? तो कोल्हान। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है। क्या है? चाईबासा है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि मांझी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? पहला है मांझी, दूसरा है संथाल, तीसरा है परगनैत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, मांझी होता है। मांझी शासन व्यवस्था में मांझी गांव का प्रधान होता है और इन्हें गांव के अतिरिक्त बाहरी यानी कि बाह्य क्षेत्रों के भी क्या है व्यवस्था सुधारने का जिम्मा सौंपा गया होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि मांझी शासन व्यवस्था में किसे गांव का प्रशासनिक और व्यावसायिक और लगान लेने का अधिकार है? पहला है मांझी, दूसरा है प्राणिक, तीसरा है गुणायत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मांझी को दिया गया है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी गांव का प्रधान होता है और मांझी को गांव का प्रशासनिक, व्यावसायिक और लगान लेने का पूरी तरह से अधिकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी से ऊपर देश मांझी, ठीक है, मांझी से ऊपर क्या है? देश मांझी, जो लगभग कितने गांव को मिलाकर बनता है? यानी कि देश मांझी कितने गांव को मिलाकर बोला जाता है ये कहना चाह रहा है। पहला है 5 से 10 गांव, दूसरा है 10 से 20 गांव, तीसरा है 5 से 12 गांव और चौथा है 5 से 8 गांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 से 8 गांव को मिलाकर। देखिए मांझी परगना शासन व्यवस्था में 5 से 8 गांव को मिलाकर क्या कहा जाता है? देश मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश मांझी कहा जाता है। इतना याद रखना है। यदि किसी मामले का फैसला मांझी नहीं कर सकता है तो उस मामले को जो है मांझी के द्वारा देश मांझी के पास भेज दिया जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी की ऊपर की संस्था को क्या कहा जाता है? ठीक है, मांझी से ऊपर देश मांझी और देश मांझी के ऊपर क्या है यही बताना है। पहला है मोड़े मांझी, दूसरा है परगनैत, तीसरा है दिसुम परगना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परगनैत कहा जाता है। परगनैत आपको बता दें कि 12 से 20 कितना 12 से 20 गाँव को मिलाकर परगनैत बनता है और यह गाँव के मांझियों का प्रधान होता है। जिस मामलों को देश मांझी नहीं निपटा सकता है उस मामले को परगनैत के पास संबंधित गाँव के मांझी द्वारा लाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में गुणायत किसका सचिव के रूप में काम करता है? पहला है परगनैत, दूसरा है देश मांझी, तीसरा है मांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मांझी का सचिव कौन होता है? तो मांझी का सचिव जो है गुणायत होता है। इतना आपको याद रखना है। तो गुणायत जो है मांझी के सचिव का काम करता है और मांझी के कहने पर गांव में बैठकी करने के लिए ग्रामीणों को सूचित करता है। इसके अलावा वह गांव के पूजा पाठ में खजांची का भी काम करता है। कौन? तो आपका गुणायत। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि मांझी शासन व्यवस्था में गांव के शादी ब्याह का हिसाब किताब किसके पास रहता है? पहला है नायके, दूसरा है मांझी, तीसरा है परगनैत, चौथा है जोग मांझी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोग मांझी के पास होता है। आपको बता दें कि जोग मांझी
मांझी का उप सचिव होता है और गांव के शादी विवाह का हिसाब किताब जोग मांझी के पास ही रहता है। यह युवाओं का नेता भी है। क्या है? जोग मांझी जो है युवाओं का नेता भी है और शादी विवाह में युवा लड़के लड़कियों का जो है नेतृत्व भी करता है। कौन? आपका जोग मांझी। और शादी विवाह के विवादों में जोग मांझी निर्णय भी सुनाता है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में जोग प्राणिक जो उप जोग मांझी है जिसके अनुपस्थिति में जोग प्राणिक का कार्यभार कौन संभालता है? पहला है प्राणिक, दूसरा है जोग मांझी, तीसरा है भगदो प्रजा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जोग मांझी हो जाएगा। देखिए जोग प्राणिक उप जोग मांझी है, जो मांझी की अनुपस्थिति में जो है प्राणिक जोग मांझी जो है कार्यभार संभालता है। नहीं समझ में आएगा तो रिपीट पढ़िएगा अपने समझ में आएगा। एक बार में तो जो है ये वाला चैप्टर आपको नहीं समझ में आने वाला है, ये तो आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आएगा और आप लोग जो है जो नहीं समझ में आता है उसी को कम पढ़ते हैं, जिसके कारण जो आप लोग एक ही किताब को जो है बहुत बढ़िया समझ भी पाते हैं और उसमें कुछ चैप्टर को बिल्कुल नहीं जानते हैं। जैसे ये हो गया आपका जनजातीय शासन व्यवस्था, इसको आप लोग नहीं के बराबर जानते हैं। ठीक है, इसको जो है आप लोग 2-3 बार पढ़िएगा, सब जानने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में यह एक संगठनात्मक प्रमुख होता है जो ग्रामीणों की बाहरी हमलों से सुरक्षा करता है। ये कथन किसके लिए कही गई है? पहला है चौकीदार, दूसरा है नायके, तीसरा है लासे टेगोय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लासे टेगोय के लिए ये शब्द कहा गया है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में लासे टेगोय संगठनात्मक प्रमुख होता है जो ग्रामीणों की बाहरी हमलों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम लोग देखेंगे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था देखने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 40 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है? पहला है खड़िया जनजाति, दूसरा है संथाल, तीसरा है मुंडा, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, खड़िया जनजाति के जो है पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहा जाता है। इतना याद रखना है। और खड़िया जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड में जो है सबसे अधिक ईसाईकरण, ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक ईसाईकरण किस जनजाति का हुआ है? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका खड़िया जनजाति। और खड़िया जनजाति जो है 3 उपवर्गों में बटा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कितने स्तरीय का शासन व्यवस्था है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 स्तरीय का है। ठीक है, अब ये 2 स्तरीय कौन कौन है? तो एक हो जाएगा आपका ग्राम स्तरीय। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका ग्राम स्तरीय और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका सोहर स्तरीय। क्या हो जाएगा? सोहर स्तरीय। इतना याद रखना है, ये दूसरा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? पहला है ढोकलो, दूसरा है सोहर, तीसरा है महतो सभा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ढोकलो। क्या हो जाएगा? ढोकलो। ढोकलो जो है गांव स्तर पर खड़िया समाज में प्रधान होता है और यह ग्राम सभा की बैठक आहूत करके उसकी अध्यक्षता भी करता है। कौन? ढोकलो। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में सबसे ऊंचे स्तर पर कौन सी सभा कार्य करती है? पहला है सोहर, दूसरा है ढोकलो, तीसरा है महतो सभा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, सोहर हो जाएगा। सोहर पद जो है खड़िया में सर्वोच्च है। जैसे उरांव में पढ़ा राजा होता है, वह कई गाँवों का नेतृत्व भी करता है और आवश्यकता होने पर सामूहिक बैठक भी बुलाता है। कौन? तो आपका सोहर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में कौन व्यक्ति गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराता है? पहला है महतो, दूसरा है पाहन, तीसरा है पुजारी पाहन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाहन हो जाएगा। वह व्यक्ति जो गांव के पर्व त्योहारों में पूजा पाठ कराता है कौन है?
पाहन, यानी कि पाहन कहलाता है। यह पद भी आपको वंश परंपरागत के अनुसार है, परंतु इसे भी बदल सकते हैं। वंश परंपरागत यानी कि पाहन का बेटा ही पाहन बनेगा, ऐसा रहता है। लेकिन एज ए सिचुएशन उसको बदला भी जा सकता है। लेकिन पाहन कुल को ही किसी को दे दिया जाएगा, लेकिन बदला जा सकता है और कोई दिक्कत नहीं है। तो वंशानुगत तरीके से आएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में शुद्धिकरण का काम कौन करता है? पहला है पाहन, दूसरा है महतू, तीसरा है भगदो प्रजा, चौथा है करटाहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, करटाहा हो जाएगा। गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करार दिया जाता है, तब उसके शुद्धिकरण के लिए क्षेत्र विशेष में पाहन के सामान पूजा पाठ कर भीतर भीतर, ठीक है, भीतर भीतर नहीं, भात भीतर कहा जाता है, भात भीतर किया जाता है। ठीक है, इसी को शुद्धिकरण भी कहते हैं। और ये शुद्धिकरण करने वाला व्यक्ति कौन है? तो आपका करटाहा है। इतना याद रखना है, भात भीतर करना है, उसी को कहते हैं शुद्धिकरण को। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के झगड़ा झंझट को सुलझाने के लिए सभा बुलाई जाती है। इसका सभापति कौन होता है? पहला है महतू, दूसरा है पाहन, तीसरा मांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महतू होता है। गांव के झगड़े झंझट को सुलझाने के लिए गांव में सभा बुलाई जाती है, जिसमें महतों की उपस्थिति जो है आवश्यक है। और बैठक का सभापतित्व कौन होता है? तो आपका महतो ही होता है। ठीक है, महतो आतो, दो बात कहतो और चलते चलतो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि जातीय पंचायत व्यवस्था में पंचायत कहाँ बैठा करती है? पहला है मोड़े, दूसरा है सेंद्रा बैंसी, तीसरा है मांझी थान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मांझी थान में। ठीक है, जातीय पंचायत व्यवस्था में पंचायती जो है मांझी थान में बैठा करती है या बैठा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि जातीय पंचायत व्यवस्था में पंचायत के कितने प्रमुख अधिकारी होते हैं? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, 5 होते हैं। जातीय पंचायत के 5 प्रमुख अधिकारी होते हैं। कौन कौन? तो पाँचों का नाम लिख देते हैं। एक हो जाता है आपका मांझी। कौन हो जाता है? मांझी। दूसरा क्या हो जाता है? तो दूसरा हो जाता है आपका परानिक। क्या हो जाता है? परानिक। और तीसरा क्या हो जाता है? तो तीसरा हो जाता है आपका जोग मांझी। और 2 बाकी है, तो लिख देते हैं। जोग मांझी हो चुका है। चौथा हो जाता है आपका जोग परानिक। अच्छा, जोग परानिक। और 5वां आपका गुणायत हो जाएगा, गुणायत। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये 5 होता है और इन्हीं 5 को लेकर संथालों में पंचायत को साधारणतः क्या कहा जाता है? मोड़े पंचायत या मोड़े होड़े कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? जातीय पंचायत व्यवस्था में गांव की युवक युवतियों का चारित्रिक अभिभावक कौन होता है? पहला है सेंद्रा बांसी, दूसरा है जोग मांझी, तीसरा है प्राणिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जोग मांझी। जोग मांझी गांव की युवक युवतियों का चारित्रिक अभिभावक होता है। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास, जो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। आसान भाषा में समझाए हैं, लेकिन एक बार में जो है ये सब चैप्टर थोड़ा सा टफ है तो समझ में नहीं आता है। आगे पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग जो है कृपया करके 2-3 बार देख लीजिए। 35-40 मिनट का वीडियो है, 2-3 बार आप लोग देख लीजिए। बिल्कुल स्लो मोशन में आराम से देखिए तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। और यही सब चैप्टर से जो है आपका 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। और आपका जो सहपाठी है उसमें जो है आप लोग लगभग सब में बराबर हैं, लेकिन यही 1-2 चैप्टर होता है जिसमें आप लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उसमें जो है आपका पड़ोसी जो है बाजी मार लेता है। ठीक है, लगता है सब तो बराबर पढ़े हैं, सब तो बराबर जान रहे हैं, लेकिन यही सब चैप्टर से जो है 1-2 क्वेश्चन का फ़र्क होता है और वही जो है आपको रिजल्ट बनाने में गड़बड़ी पैदा कर देता है। इसीलिए मेरा मानना है कि जो नहीं समझ में आता है उस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना चाहिए और जो समझ में आता है उसको कम पढ़ना चाहिए। लेकिन आप लोग जस्ट उल्टा करते हैं, जो समझ में आता है उसको ज़्यादा पढ़ते हैं और जो नहीं समझ में आता है उसको कम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।